सो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसलएक्स बुलेटिन। तो गाइस वेलकम है आपका एक और नए वीडियो में, और इस वीडियो में हम लोग रॉ के रिव्यू के साथ कई और इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और अब बिना देरी के स्टार्ट करते हैं रॉ के शो से, जिसकी शुरुआत आज स्टेफनी वॉकर करती हैं, जो आते ही अपना टाइटल वापस लेने के लिए लिव मॉर्गन को कॉल आउट करती हैं, और लिव मॉर्गन जजमेंट डे के साथ वहां पर आ भी जाती हैं। और फिर इन लोगों के बीच थोड़ी बातचीत होती है, जिसके बाद स्टेफनी लिव मॉर्गन को रिंग में आने के लिए बोलती है। और फिर लिव मॉर्गन रिंग में आते ही अपने साथियों के साथ स्टेफनी पर अटैक कर देती है, जिसमें स्टेफनी ने फाइट बैक करने की कोशिश तो की, लेकिन नंबर्स गेम की वजह से जजमेंट डे उन पर भारी पड़ रही थी। और तभी बेकी लिंच उन्हें बचाने आ गई, जिन्होंने लिव मॉर्गन और उनके साथियों को लगभग हैंडल कर ही लिया था। लेकिन इसी बीच स्टेफनी के साथ उनकी बहस होने लगी, जिसका फायदा उठाकर लिव मॉर्गन और जजमेंट डे ने बेकी और स्टेफनी दोनों को बजा दिया। और फिर लिव मॉर्गन ने टाइटल रेस करके इस सेगमेंट को खत्म किया। जिसके बाद बैक स्टेज स्टेफनी वॉकर का इंटरव्यू भी था, जिसमें हम लोगों को ये पता लगा कि स्टेफनी और रॉक्सेन का मैच अगले हफ्ते होगा। और इसी इंटरव्यू के बीच में बेकी लिंच भी आ गई थी, जिससे इन दोनों के बीच फिर से बहस होने लगी। और इससे ये कंफर्म हो गया कि अगले हफ्ते बेकी लिंच स्टेफनी को बचाने नहीं आएंगी। इसके बाद बैक स्टेज ऊसोस नाचते गाते हुए दिखाई देते हैं, जो आज सोलो सिकोआ की होम कमिंग के लिए कुछ ज्यादा ही खुश थे। और रास्ते में उन्हें एले नाइट भी मिलते हैं, जो सोलो की सिचुएशन देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज थे। जिसके बाद डोमिनिक और जेडी मैकडोना का सेगमेंट था, जिसमें डोमिनिक को वही दिक्कत है कि उन्हें लूचाडोर वाले टूर्नामेंट में क्यों नहीं डाला गया, और इसी की वो कंप्लेन कर रहे थे। लेकिन उसी टाइम पर जे1 इवेंट्स ने उन्हें इंटरप्ट किया, और वो रिंग में आकर बिग कैस को कॉल आउट करने लगे। बट बिग कैस तो निकल कर नहीं आए, उल्टा जेडी मैकडोना और जे1 का मैच होने लगा, जो रेसलिंग वाइज काफी बढ़िया मैच था, जिसमें जे1 इवेंट्स की नी में प्रॉब्लम भी हो गई थी। बट उन्होंने मैच को जीत लिया, और मैच के बाद बिग कैस ने फिर से उनके ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन आज इसमें अलग ये हुआ कि जे1 इवेंट्स ने अटैक के बाद माइक लेकर बिग कैस को फिर से रिंग में बुलाया, और बिग कैस जब रिंग में वापस आ रहे थे तो जे1 ने उसी टाइम पर उनके ऊपर अटैक कर दिया, जिससे उन्हें थोड़ा अपर हैंड तो मिला था। बट उसी टाइम पर डोमिनिक ने जे1 इवेंट्स को रिंग पोस्ट पर ढकेल दिया, और फिर उसके बाद बिग कैस ने जे1 को घसीट कर मारा। और फिर रिंग में बिग बूट मारने के बाद बिग कैस ने फिर से स्टैंड टॉल किया, जिसकी वजह से लग रहा है कि इनका मैच भी हम लोगों को संडे नाइट मेन इवेंट में देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद लूचाडोर वाले टूर्नामेंट का मैच था, जिसमें रे फिनिक्स और फिस्कल ने पहले कम्पीट किया, और ये मैच भी बढ़िया था, जिसमें रे फिनिक्स को विक्ट्री मिल गई। और फिर इसके बाद सोल रुका और लायरा वल्कीरिया का मैच था, जो अगेन एक बैंगर मैच था, जिसमें लायरा वल्कीरिया का इन रिंग आईक्यू कितना कमाल का है उसका अंदाजा आपको इस मैच में मिल जाएगा। क्योंकि सोल रुका जब बाहर डाइव मारने वाली थी, तो लायरा वल्कीरिया ने उनके मोमेंटम का यूज करके उन्हें बीच में ही नेक ब्रेकर मार दिया, जो सच में काफी कमाल का काउंटर मूव था। और इसके बाद लगा था कि लायरा मैच को जीत लेंगी, लेकिन सोल रुका ने कमबैक करके मैच को जीत लिया, और इस विक्ट्री ने उन्हें इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर भी बना दिया। इसके बाद ऊसोस बैक स्टेज जेकब फाटू से भी मिलते हैं, जिसमें ऊसोस बेसिकली जेकब फाटू को जलाने का काम कर रहे थे, क्योंकि जेकब फाटू को जो काम दिया गया था वो ऊसोस ने पूरा कर दिया था, जिससे जेकब फाटू बहुत ज्यादा पिस्ड ऑफ भी हो जाते हैं। इसके बाद कमर्शियल के टाइम पर डैन हॉसन का बर्थडे सेलिब्रेशन भी हो गया। और फिर विजन का बैक स्टेज सेगमेंट था, जिसमें लोगन पॉल, ओटिस और तोजावा पर किए गए अटैक की बात कर रहे थे। और इस बीच थ्योरी और मैगजीन अपना अलग ही लगे हुए थे। जिसके बाद कैथी कैली ब्रॉन से पूछती हैं कि ओबा फेमी के लिए तुम कुछ बोलना चाहोगे, तो इस पर ब्रॉन ये बोलते हैं कि उन्हें जो भी कहना है वो ओबा फेमी के मुंह पर बोलेंगे, और इतना बोल के वो अकेले ही रिंग में आ जाते हैं। जिसके बाद बिना टाइम वेस्ट किए वो ओबा फेमी को कॉल आउट करते हैं, लेकिन निकल कर आते हैं पॉल हेमन, जो रिंग में आकर ब्रॉन को समझाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ब्रॉन ने उनसे ही पूछ लिया कि तेरे हिसाब से फ्यूचर कौन है। और इसी मोमेंट पर ओबा फेमी का थीम सॉन्ग हिट हुआ, और वो माइक लेकर रिंग में आ गए। और आते ही उन्होंने ब्रॉन को जलाने के लिए ये बोला कि इसमें पूछने की क्या बात है, तुझे पता है कि फ्यूचर मैं हूँ, पॉल हेमन को पता है कि फ्यूचर मैं हूँ, और ऑडियंस को भी पता है कि फ्यूचर मैं हूँ, और अगर इससे तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम मुझसे भिड़ सकते हो। जिससे ब्रॉन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और आज ही वो ओबा फेमी से मैच भी करने वाले थे। लेकिन पॉल हेमन ने उन्हें रोक लिया और कहा कि अगर तुम इससे आगे बढ़े तो तुम मेरा साथ खो दोगे। जिसके बाद ब्रॉन ब्रेकर शांत हो गए, और उसके बाद पॉल हेमन ने दोनों बंदों को WWE कैसे काम करती है, कैसे शेयर वगैरह शिफ्ट होते हैं, कैसे बड़े मैचेस की मार्केटिंग होती है, ये सब ज्ञान दिया। और फिर इसके बाद वो मुद्दे की बात पर आते हैं, और वो मुद्दे की बात ये थी कि ब्रॉन और ओबा फेमी का मैच संडे नाइट मेन इवेंट में होगा, और इसके लिए वो एडम पियर्स से बात करने वाले हैं। जिसके बाद ब्रॉन और पॉल हेमन हाथ मिलाते हैं, और फिर जब ब्रॉन रिंग के बाहर गए तो पॉल हेमन ने ओबा फेमी से भी हाथ मिला लिया, जिसे देखकर ब्रॉन पूरी तरह से कंफ्यूज थे कि ये बंदा आखिर किस तरफ है। और ये सेगमेंट ऐसे ही कंफ्यूजन में खत्म हो जाता है। और फिर शो के खत्म होने के पहले ये भी ऑफिशियल हो गया कि अगले हफ्ते इनकी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होने वाली है, जहां पर इन दोनों के बीच पहली ब्रॉल हम लोगों को डेफिनेटली देखने को मिलेगी। इसके बाद ड्रैगन ली और डॉक्टर वैगनर का मैच था, जिसमें ड्रैगन ली ने जीतकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।
और फिर शो का सबसे बेस्ट मैच होता है जो रे मिस्टीरियो और चैट गेबल के बीच था, जो 4.5 स्टार की रेटिंग वाला मैच था, क्योंकि इस मैच में रे मिस्टीरियो ने सबको ये बिलीव दिला दिया था कि आज यहाँ टाइटल चेंज होकर रहेगा, क्योंकि इस मैच में कई बार उन्होंने एंकल लॉक को रिवर्स किया और एक मोमेंट पर उन्होंने डबल 619 भी मार दिया था, लेकिन स्प्लैश मारते टाइम चैट गेबल ने नी को ऊपर कर दिया, जिसके बाद रे मिस्टीरियो एंकल लॉक में फंस गए। और उसके बावजूद रे मिस्टीरियो ने 2-3 बार एंकल लॉक को काउंटर भी किया, लेकिन चैट गेबल उन्हें छोड़ नहीं रहे थे, जिसकी वजह से आखिर में रे मिस्टीरियो ने एंकल लॉक को रोल अप पिन में कन्वर्ट किया, लेकिन गेबल ने उसे रिवर्स करके रे मिस्टीरियो को ही पिन कर दिया, जिसके बाद क्राउड दिस इज ऑसम के चैंट्स लगा रहा था और साथ में रे मिस्टीरियो ने भी गेबल को फुल रिस्पेक्ट दी। और फिर इसके बाद टाइम हो गया था मेन इवेंट का, जिसमें हर बार की तरह रोमन की गाड़ी आकर रुकती है, जेकब फाटू दरवाजा खोलते हैं और रोमन अपना टाइटल लेके सीधा रिंग में आते हैं और फिर खुद को एक्नॉलेज कराने के बाद वो सोलो को सामने बुलाते हैं, जिसके बाद उसोस का थीम सॉन्ग बजता है और दोनों भाई नाचते हुए सोलो को रिंग में लेकर आए और रोमन सोलो को याद दिलाते हैं कि कैसे उन्होंने ट्राइबल कॉम्बैट में सोलो को हराया था, बट सोलो ने उन्हें एक्नॉलेज नहीं किया। और फिर तब से लेकर अब तक का वीडियो पैकेज दिखाया जाता है, जिसके बाद रोमन गुस्से में सोलो का चश्मा उतार कर कुचल देते हैं और सोलो गुस्से में रोमन को देख रहे थे, जो उन्हें पसंद नहीं आया, इसलिए जेकब फाटू ने सोलो पर अटैक कर दिया और फिर रोमन ने उस अटैक को रोका और उसोस को नई उल्ला फाला पहनाकर इस ब्लड लाइन का कैप्टन बनाया। और इस मोमेंट पर जेकब फाटू बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे थे, जिसे क्राउड ने नोटिस भी कर लिया था और क्राउड फाटू फाटू के चैंट्स भी लगाने लगा, लेकिन फाटू चुपचाप खड़े थे। और तभी एले नाइट सोलो को बचाने आ गए, जिन्होंने उसोस को रिंग के बाहर कर दिया और तभी जेकब फाटू ने एले नाइट को मारना चालू किया, लेकिन रोमन ने उन्हें बीच में ही रोक लिया, जो जेकब फाटू को पसंद नहीं आया और वो कोने में जाकर खड़े हो गए। और इसके बाद उसोस फिर से रिंग में आया और रोमन ने सोलो को स्पाइक मारने का ऑर्डर दिया और सोलो ने सॉरी बोलते हुए तैयारी तो एले नाइट को स्पाइक मारने की थी, लेकिन मार दिया स्पाइक रोमन को, जिससे रोमन ने ऐसे सेल किया कि जैसे उन्हें सांस आना ही बंद हो गई है। और इस अटैक के बाद उसोस एकदम स्टंट थे और क्राउड सोलो के लिए तालियां बजा रहा था, जिसके बाद सोलो ने उसोस को भी बाहर ठिकाने लगा दिया और एले नाइट ने रोमन को BFT भी हिट कर दी। और ये सब होते हुए जेकब फाटू एक कोने में खड़े होकर देख रहे थे, क्योंकि रोमन ने उन्हें ऐसा ही ऑर्डर दिया था। और इसके बाद सोलो सिकोआ और एले नाइट साथ में वहां से चले भी गए। और अब रोमन जेकब फाटू के साथ अगले हफ्ते क्या करेंगे वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि शो के ऑफ एयर जाने के बाद भी जेकब फाटू रोमन रेंस को बिना कोई जवाब दिए वहां से चले गए, जिसकी वजह से अब एक और प्रॉब्लम ब्लड लाइन में देखने को मिल रही है। बाकी ब्लड लाइन के एक और ऑसम सेगमेंट की वजह से रॉ को 10 में से 7 नंबर देना ठीक होगा, बट अगर ये सेगमेंट आज नहीं होता तो फिर स्मैकडाउन एक बार फिर से रॉ से बेहतर होती, क्योंकि वहां पर हर सेगमेंट में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है। और अब इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो बेली से रिलेटेड है, जिन्हें आज लायरा और सोल रुका के मैच में रिटर्न कर लेना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। और अब उनकी एब्सेंस पर एरिक बिशॉफ ने ये बोला है कि बेली अगर चाहे तो AEW में जा सकती है और वहां उन्हें 15 मिनट का तगड़ा पॉप मिलेगा और उसके बाद उनका फेम खत्म हो जाएगा, जिसका मतलब यह है कि बेली अगर AEW में जाती हैं तो पहले कुछ टाइम तक तो उन्हें अच्छा रिएक्शन मिलेगा, बट फिर बाद में उनका हाल भी फॉर्मर WWE स्टार्स की तरह हो जाएगा। इसीलिए एरिक बिशॉफ के अकॉर्डिंग तो बेली को AEW के अलावा कुछ और चूज करना चाहिए। और वैसे तो अभी भी बेली के रिटर्न करने की उम्मीद है, क्योंकि लायरा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की रेस से बाहर हो गई हैं, तो अब बेली रिटर्न करके उनके साथ फ्यूड कंटिन्यू कर सकती हैं, नहीं तो बेली तो जाएंगी ही, साथ में लायरा का नया कैरेक्टर भी बेकार हो जाएगा। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है रोमन रेंस के एक और भाई लैंस नोवा से, जो एक बार WWE में रोमन के साथ भी देखने को मिले थे और काफी टाइम तक उन्होंने WWE के परफॉर्मेंस सेंटर में टाइम बिताया, लेकिन फिर WWE ने उन्हें फायर कर दिया था, जिसके बाद वो इंडी प्रमोशन में जाकर कम्पीट कर रहे थे। और अब उन्होंने अपने रिटायरमेंट की डेट अनाउंस कर दी है, जो अगले साल मार्च में होने वाला है। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है 77 ईयर्स ओल्ड रिक फ्लेयर से, जिन्होंने रिसेंटली अपनी नई GF के साथ पिक शेयर की और ये अनाउंस किया कि वो अपनी 6th मैरिज और नई फैमिली बनाने के बारे में सोच रहे हैं, जिस पर आप इस बुढ़ऊ को क्या ज्ञान देना चाहोगे वो आप कमेंट करके जरूर बताना। अगली अपडेट जुड़ी है CM पंक और ग्रेसन वॉलर के फेस ऑफ से, जो NXT के लाइव इवेंट के टाइम बैक स्टेज देखने को मिला, जिसमें ग्रेसन वॉलर सीधा सीधा CM पंक को धमकी दे रहे थे कि इस बार तो तू मेरे शो पर आ गया, लेकिन अगली बार तुझे मेरी परमिशन लगेगी, जिस पर CM पंक भी एटीट्यूड में जवाब दे रहे थे और WWE ने खुद इस क्लिप को पोस्ट किया था, बट पता नहीं अचानक क्या हुआ, WWE ने इसे डिलीट कर दिया। लेकिन इस कन्वर्सेशन की वजह से हो सकता है कि CM पंक कल NXT के शो पर ग्रेसन वॉलर को जवाब देने भी आ जाए। और अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल अपडेट की तरफ, जो 11 तारीख को होने वाले स्मैकडाउन के शो से रिलेटेड है, जिसके लिए WWE ने कई चीजों को अनाउंस कर दिया है और वो अनाउंसमेंट आप इस इमेज में देख सकते हो, जिसमें इंटरेस्टिंग ये है कि CM पंक को और DP एंड R ट्रुथ को स्टील चैंपियन एडवर्टाइज किया गया है, जिसका मतलब यह है कि CM पंक अपना टाइटल रिटेन करने वाले हैं और DP और R ट्रुथ फिर से टैग टीम चैंपियनशिप को जीत लेंगे, क्योंकि नीचे अगर आप ध्यान से देखो तो उन्होंने फैटल इन्फ्लुएंस को वुमेन्स टैग टीम चैंपियन रखा है, जिससे ये तो क्लियर है कि ये मैच कार्ड लेटेस्ट है और इसे गलती से टाइप नहीं किया गया, इसीलिए इसे आप केविन ओवेंस और CM पंक के मैच का स्पॉइलर भी मान सकते हो, जो WWE की टीम ने गलती से लीक कर दिया है। और इस गलती की वजह से केविन ओवेंस और CM पंक के मैच का मजा खराब हो गया है, क्योंकि अब केविन ओवेंस के जीतने के चांस बहुत ही ज्यादा कम है। बाकी ट्रिपल एच अगर स्मैकडाउन के शो पर फैंस को सरप्राइज दे दे तो फिर बात अलग है।
और इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है, बट जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।